न्यू इक्विटीज हैं एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड से और आज हम चर्चा करेंगे एडलवाइज मिड कैप फंड की। इस फंड के बारे में बातचीत तो करेंगे क्योंकि मिड कैप्स वैसे भी हॉट टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स पर एक आउटलुक ले लेते हैं मिस्टर भट्टाचार्य से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे अभी करंट मार्केट सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं आप, क्या आउटलुक है यहाँ से। एक चीज़ तो क्लियर है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्विटीज के पिछले 1-1.5-2 महीने में रही है, इन्वेस्टर्स को शायद यहाँ से आगे जाते हुए वॉल्टिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और जो इजी मनी बना है पिछले 2-3 सालों में शायद उस तरीके के रिटर्न्स ना बने। आपका व्यू क्या है? नमस्कार। मार्केट्स में मेरा ये मानना है कि पिछले 3-6 महीने में मार्केट्स एक ट्रांजिशन फेज में है। ये ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हुआ मोदी 3.0 के शुरुआती तौर से, क्योंकि वहाँ मोदी जी का जो थर्ड रेजिम है उसमें थोड़ी हमको चेंजेस देखने मिले वर्सेस दैट ऑफ अर्लियर, और उसको ध्यान में रखते हुए पहले फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर में अर्निंग्स में थोड़ा सा हम लोग को कट देखने को मिला है, जो कि पिछले 2 से 3 साल में लगातार बढ़ते रहे हैं। ये कट्स का कारण ये भी था कि इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन मेकिंग थी वो स्लो हो गई थी और वेदर कंडीशंस जो है एक क्वार्टर में ज्यादा गर्म रहा, एक क्वार्टर में ज्यादा बारिश हुई। कुल मिला के ये कि इंडियन मार्केट्स में पिछले 6 महीने में करीबन 6 to 7% का एक अर्निंग्स कट देखने को मिला, इसलिए मार्केट थोड़ा सा अब कह सकती है डामाडोल है। पर ये मेरे ख्याल में एक अर्निंग्स पॉज है। As we get to the second half of this year, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जोर से वापस आ गई है, वेदर कंडीशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं और जो ऑस्पिशियस डेट्स हैं वो सेकेंड हाफ इस बार काफी सेकेंड हाफ लोडेड है और फाइनली जो इस बार बारिश अच्छी हुई है उसका इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी में बेहतर पड़ेगा। तो मैं पिछले 6 महीने को ध्यान में रखते हुए अगर अगले 6 और 12 महीने को देखूं तो मुझे लगता है कि ये एक पॉज है। थोड़ा अर्निंग्स में हम लोग को कट देखने को मिला, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में अर्निंग शायद बेहतर होंगी और एज वी गेट इनटू FY26 मेरे ख्याल में ग्रोथ का रुझान जो है वो FY25 के बने बेहतर होगा। सो अगले 12 से 18 महीना का अगर आप व्यू पूछेंगे तो मैं पॉजिटिव हूँ। अगले 3 से 6 महीने में ये धीरे धीरे हम ये ट्रांजिशन फेज से बाहर आएंगे तो थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट नेट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इज व्हाट आई वुड से। ओके, चलिए तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन अर्निंग्स यहाँ से आगे जाते हुए बेहतर दिखाई देगी क्योंकि अर्निंग्स ने काफ़ी मूड बिगाड़ा है कुछ रेस्पेक्टिव सेक्टर्स का, तो स्पेशली जैसे कि FMCG, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन पहले FIIs पार्टिसिपेशन पर भी मिस्टर भट्टाचार्य आपका एक व्यू लेना चाहते हैं। जिस तरीके के पार्टिसिपेशन पिछले हफ्ते हमने FIIs की तरफ से आते हुए देखे, क्या आप समझते हैं कि वर्स्ट ऑफ FIIs सेलिंग अब ओवर हो चुकी है और शायद बहुत दिनों तक FIIs इंडिया पर अंडरवेट ना रह सके? आई थिंक डायरेक्शनली जो आप कह रही हैं उससे मैं सहमत हूँ। हो सकता है 1-2 महीने और हमको ये वॉलेटिलिटी FII फ्लो को में देखने को मिले। वो इसलिए क्योंकि इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि US इलेक्शंस के बाद जो ट्रम्प की विक्ट्री हुई, वो ऑफिस में आएंगे करीबन Jan 20th के इर्द-गिर्द और वहाँ उनके धीरे धीरे उनके पॉलिसीज के बारे में मालूम पड़ेगा। तो एक ऐसा मानना है मार्केट्स में कि ही विल वर्क फॉर स्ट्रॉन्गर डॉलर। जब डॉलर स्ट्रांग होगा नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, उसमें एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए FIIs का जो एक आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिला है पिछले 2 से 3 महीने में, अगले 1 महीने में भी शायद रहे, उसके बाद में ये नॉर्मलाइज होता हुआ। मिस्टर भट्टाचार्य, मैं एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की बात करूं तो क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या कुछ कैश पर भी हैं? बेसिकली समझने की कोशिश ये की जा रही है आपसे ये सवाल पूछ के कि अभी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, अट्रैक्टिव ग्रोथ कहाँ दिखाई दे रही है आपको? जी, इसका 2 जवाब दूंगा मैं। एक तो ये कि हम हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। हमारा मानना ये है कि टाइमिंग द मार्केट इज अ मग्स गेम और हमारी जो एक्सपर्टीज है वो इसमें है कि हम वैसे बेहतर कंपनीज या जो आपने कहा सेक्टर्स ढूंढे जहाँ पे पैसे बन सके एज अपोज टू ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। तो इसलिए हम तो फुल्ली इन्वेस्टेड हैं एंड वी रिमेन दैट वे एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कहाँ कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, तो पिछले 3 से 6 महीने में हम लोगों ने 4 जगह अपनी वेटेज बढ़ाई है। सबसे पहले उसमें है IT सर्विसेज। मेरा मानना यह है कि ये साल IT के अर्निंग्स बाउंसिंग अराउंड द बॉटम है
बट अगले साल अगर ट्रम्प के कुछ फॉर्मूले काम आए तो यूएस कॉर्पोरेट्स के हेल्थ और उसका प्ले इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए बेहतर होगा। दूसरा, मैंने आपको कंजम्पशन के बारे में बताया कि विद इन कंजम्पशन हम लग्जरी एंड और रूरल पार्ट ऑफ द कंजम्पशन में हमने अपना वेट्स बढ़ाया है। तीसरा मैं कहूंगा रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट ऐसी जगह है जहां पे कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो अगले 6 से 12 महीने में, तो उसमें हम लोगों को एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली आई वुड पुट फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज भी इंटरेस्ट रेट्स प्ले हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो तो इनको बेनिफिट हो सकता है। तो ये 4 जगह हमने अपने वेटेजेस बढ़ाए हैं पिछले 3 से 6 महीने में, और मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में इन सेक्टर्स में बेहतर पैसे बनने के आसार हैं। ओके, चलिए इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल दिखाई दे रही हैं। अच्छा, आपने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, एक मैं रियल्टी पर और आपकी राय लेना चाहती हूँ। अगर हम निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो लगातार ये दूसरा साल रहा है जब कॉन्जिक्यूटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने। क्या आपको लगता है कि ये शाइन 2025 में भी कंटिन्यू होगी? So the short answer is yes. वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंडिया की जो रियल एस्टेट साइकिल है ये 5 से 7 साल के एक अप साइकिल में है। इससे कहीं हम बीच के दौर में पड़े हुए हैं, जबकि इनिशियल राउंड्स हो गए हैं। बिल्डर्स जो हमारे स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा किया है पिछले 2 साल में। इसलिए आगे के 2 साल, आगे के 3 या 5 साल जो है बिल्डर्स में तो तेजी रहेगी, पर उसके साथ में बिल्डिंग मटेरियल्स जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं उसमें भी शायद बेहतर तेजी देखने को मिले। सो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को एक थोड़ा ब्रॉड तरीके से देखें, जिसमें कि डायरेक्ट रियल एस्टेट और इनडायरेक्ट रियल एस्टेट दोनों को अगर आप जोड़ लें, तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट 2025 कैलेंडर ईयर 2025 में भी एक अच्छा जगह रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, ये आईपीओ मार्केट फ्रेंजी जो रही है अब तक मिस्टर भट्टाचार्य, उसे आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि जिस तरीके का हमने ह्यूज रिटेल पार्टिसिपेशन देखा है, कहीं ना कहीं शायद इन्वेस्टर्स को ये समझने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रीमियम पर भी ही लिस्ट होगा, वो डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकता है, लेकिन पार्टिसिपेशन मैड देखा गया रिटेल की तरफ से आईपीओ मार्केट में। तो आप कैसे देखते हैं इसे और क्या पीस ऑफ एडवाइस? सो आईपीओ मेरे हिसाब से इज अ फंक्शन ऑफ, एंड आईपीओ की जो प्राइसिंग है इज अ फंक्शन ऑफ एनिमल स्पिरिट्स। सो जब मार्केट का माहौल बहुत तेजी की तरफ होता है तब हमें प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव देखने को मिलती है, लेकिन हमेशा उस तरीके का माहौल शायद ना हो। ये अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी इक्विटी सप्लाई आ रही है और उसके सामने कितना डिमांड है। अभी जैसे मान लीजिए सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए प्राइसिंग ऑफ द आईपीओज और पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है। तो ये एक सिक्लिकल फिनोमिनन है जो कि धीमे धीमे इट विल वर्क इटसेल्फ आउट। बट मेरे ख्याल में इन सारे आईपीओज में जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए वो है यूनिक बिजनेस मॉडल्स जो हम ढूंढते हैं, कि कौन से ऐसे यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं जो हमको लिस्टेड स्पेस में ना मिले। अगर वो अपने हम लोग को एपीओ के चलते मिल जाए तो हम जरूर उसमें इन्वेस्ट करें rather than just for the fan। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि कॉम्पोजिशन इस मिड कैप फंड का कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, बताइए। जी, तो सबसे पहले और जो इजी तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ये है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। तो इसमें हम लोग हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो लार्ज कैप में काफी कम होता है, रफली 0 to 15% का रेंज होता है, और 85% ऑफ द पोर्टफोलियो इज बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस फंड के जरिए उन इन्वेस्टर्स की तरफ हमारा टारगेट सेगमेंट है जिनका कि रुझान ग्रोथ की तरफ ज्यादा हो, और जब ग्रोथ की तरफ ज्यादा होता है तो हमारा साथ में मानना ये होता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक, जैसे कि 5 से 10 साल का आउटलुक लेके चलें, तो इस ऐसे फंड्स का और हमारे मिड कैप फंड का फायदा उनको ज्यादा मिल सकता है। सो एक लार्ज, मिड एंड स्मॉल में कंपोजिशन होगा 15% लार्ज कैप और लेस देन 15% लार्ज कैप एंड 85% मिड एंड स्मॉल कैप। दूसरी तरीके से अगर आप देखें 85% में भी, जी बताइए सर। और दूसरी तरीके से अगर आप देखें तो अबाउट 70 to 80% ऑफ जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वो हम उन सेक्टर्स में डालते हैं जहां के हमको लगे कि उन सेक्टर्स में अर्निंग्स दुरुस्त रहे ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में। सो यही मैं इनिशियल कमेंट बोलना चाहूँगा। ओके,
चलिए, तो मेजरली जो कंसंट्रेशन रहता है अराउंड 85% के आसपास वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में होता है, लेस देन 15% लार्ज कैप्स में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। इनफैक्ट जब वापस लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर पर ज़्यादा फोकस है या कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रखी है, इन सब बारीकियों को भी समझेंगे मिस्टर भट्टाचार्य से। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। मैनेजमेंट लिमिटेड से, और आज हम चर्चा कर रहे हैं एडलवाइज मिड कैप फंड की। ब्रेक में जाने से पहले मिस्टर भट्टाचार्य, आपने बताया कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशन मिड कैप स्मॉल कैप्स का रहता है इस फंड में, लेस देन 15% लार्ज कैप में है। तो मैं ग्रोथ वर्सेस अर्निंग वर्सेस वैल्यूएशन के मैथमेटिक्स को भी समझूंगी, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन आपका मिड कैप स्मॉल कैप में है वो आपने किन किन पॉकेट्स में रखा है, किन किन सेक्टर्स में रखा है? इसमें जो हमारा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जिस तरीके से हम सोचते हैं वो ये है कि एक बॉटम अप अप्रोच लेके हम चलते हैं और हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ज्यादा रेजिलियंट रहे। तो इस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे हमको 5 सेक्टर दिखते हैं जहाँ की अगले 3 से 5 साल में हमारे हिसाब से अर्निंग्स दुरुस्त रहे। तो उसमें सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कि करीबन 80% है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि यहाँ अर्निंग्स काफी बेहतर हो सकते हैं। दूसरा है कंजम्पशन, बट विद इन कंजम्पशन लग्जरी सेगमेंट एंड कंपनीज एक्सपोज टू रूरल सेगमेंट, ये सेगमेंट्स में हमें लगता है कि अर्निंग्स बेहतर होंगे। तीसरा है रियल एस्टेट। अगर इंटरेस्ट रेट अगले 12-18 महीने में गिरे तो रियल एस्टेट एज ए सेक्टर उनको बेनिफिट होगा। चौथा है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि जैसे यूएस कंपनीज की हेल्थ बेहतर होगी अगले 12 से 18 महीने में, एज ए डेरिवेटिव प्ले आईटी सेक्टर कुड डू वेल। एंड फाइनली प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, इसमें पर्टिकुलरली एनबीएफसीज की तरफ हमारा खासा ध्यान है। मुझे लगता है कि ये रेट कट बेनिफिशियरीज भी हैं और इनमें ग्रोथ रेट आगे चल के बेहतर भी हो सकते हैं। तो ये 5 जगह जो मैंने गिनाए, ये करीबन 70 to 80% ऑफ आवर पोर्टफोलियो होगा। और यहाँ हमें लगता है कि अर्निंग्स जो है बाकी ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में बेहतर रहेंगे और हमें लगता है कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया जहां आपको आगे अर्निंग ग्रोथ बेहतर दिखाई दे रही है। क्या इस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा पॉकेट है जिसके अंदर काफ़ी सारी पॉकेट्स आ जाती है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि क्या स्टेलर परफॉर्मेंस रही है, स्टॉक्स की भी डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन ऑल्दो अब उस तरीके का ग्रोथ भले ही ना देखने को मिल रही हो एज ऑफ नाउ, बट डिमांड आउटलुक तो बेटर ही है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। कैसे आप देखते हैं ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स को? जी, सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में हम ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स को नहीं कवर करते हैं, हम उसको कंजम्पशन के तहत देखते हैं। बट जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा वेटेज है वो एक्चुअली अंडरवेट पोजीशन है। वो अंडरवेट इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा इस सेक्टर ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 साल में, ब्रॉडर मार्केट के बनिस्बत काफी बेहतर आउट परफॉर्मेंस आई है। आगे चल के मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ रेट शायद कम हो पुराने समय के मुताबिक, इसलिए हमने इसमें पिछले 6 से 9 महीने में वेटेज एक्चुअली कम किया है। ओके, और मिस्टर भट्टाचार्य, तो फिर आप जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो फिर किन सेक्टर्स के स्टॉक स्पेसिफिकली आपने पिक किए हैं? जी, सो कंपनीज जो कि लग्जरी एंड को बिलोंग करते हैं, जैसे ज्वेलरी हुआ, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, इस तरीके के जो एक्सपोज स्टॉक्स हैं और जो सब सेगमेंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों का खासा पॉजिटिव व्यू है। और लाइकवाइज स्पिरिट्स जो कि प्रीमियम एंड के रहते हों, या फिर मान लीजिए होटल्स, रिजॉर्ट जिनका कि प्रीमियम कंजम्पशन के से दारोमदार रहा है, वहाँ हम लोग ओवरवेट हैं। और दूसरा, हम लोग कंजम्पशन में जो रूरल एक्सपोज स्टॉक्स हैं, या तो वो रिटेलर्स हों या फिर वो ब्रांड्स हों जो कि रूरल सेगमेंट को कैटर करते हों, वहाँ हम लोग ओवरवेट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन।
ओके। अच्छा, एक चीज़ और सर, आपने होटल्स का ज़िक्र किया, कंजम्पशन से जुड़ी पॉकेट का ज़िक्र किया, लेकिन एक एक स्पेस के बारे में मैं और आपकी राय लेना चाहती हूँ, और वो है हेल्थ केयर स्पेस। यहाँ पर हेल्थ केयर में भी, क्योंकि बहुत अगेन इसके काफ़ी सारे सब सेक्टर्स हैं, इसमें सर्विसेज भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं। आप कैसे देखते हैं पूरी हेल्थ केयर स्पेस को विद रिगार्ड्स टू वैल्यूएशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ भी या फिर नहीं? बिल्कुल है। मेरा मानना है कि फार्मा जो सेक्टर है ये काफ़ी हेटेरोजेनस सेक्टर है। हेटेरोजेनस सेक्टर माने जैसे आपने खुद ही कहा कि इतने सारे सब सेगमेंट्स हैं, उसको एक तरीके से लेबल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम फार्मा सेक्टर को हमेशा एक बॉटम अप तरीके से देखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हमारे पास कुछ हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स भी हैं, पर्टिकुलरली जो मिड कैप पोर्टफोलियो है उसमें, और हमारे पास कुछ सीडीएमओ एक्सपोज़ स्टॉक्स भी हैं। कुल मिला के हम एज ए बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज को अगर आप एड अप करें तो सेक्टोरल बेसिस में शायद हम न्यूट्रल हो, लेकिन इसमें हम आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू अवर स्टॉक सिलेक्शन, जो कि पिछले 1-2 साल में काफी बेहतर रही है। तो इसलिए नेट नेट फार्मा हम बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज का सेक्टर देखते हैं रादर देन ए होमोजेनस सेक्टर। और इनफैक्ट जब आप रिस्पेक्टिव सेक्टर्स जिनमें आप इन्वेस्टेड है वहाँ से जब स्टॉक्स पिक करते हैं, तो आपने जैसे कहा कि अर्निंग ग्रोथ प्राइमरी क्राइटेरिया आपका रहता है कि कहाँ पर बेहतर अर्निंग ग्रोथ आते हुए दिखाई देगी, उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को आप फोकस करते हैं। बट आई एम श्योर अर्निंग्स के साथ साथ वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब आप चूज करते हैं स्टॉक्स इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स के, तो क्या बाकी पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखते हैं, वैल्यूएशंस जैसे हुए, मोमेंटम जैसे हुआ, या फिर सबसे पहला पैरामीटर सिर्फ अर्निंग ग्रोथ का रहता है? बहुत अच्छा सवाल। तो अर्निंग्स ग्रोथ एक अहम फैक्टर है, इसलिए मैंने पहले उसको गिनाया। हम वैल्यूएशंस को एक डीसीएफ तरीके से देखते हैं, और अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशंस और कैश फ्लो, इन तीन का लेखा जोखा हम एक मॉडल के थ्रू बना के हम अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तय करते हैं, जो कि हमारे हिसाब से उस कंपनी की फेयर वैल्यू है। उस फेयर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में करंट शेयर प्राइस जहां पे है, जो अपसाइड है या डाउनसाइड है, वो डिसाइड करती है कि हम कंपनी में कितना बड़ा पोजीशन लें या ना लें। इसलिए हम ये जो बाकी फैक्टर्स आपने कहा, मोमेंटम वगैरह, इसमें हम कम रिलाई करते हैं। हमारा ध्यान मेजॉरिटी एनालिसिस जो है वो इसमें रहती है कि जो भी हमारे अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, वो उसको, और जो हमारे कैश फ्लो एक्सपेक्टेशंस है उसको एक मॉडल में इनपुट करके हम लोग ये देखते हैं कि उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और उसके बनिस्पत स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, दैट अपसाइड या डाउनसाइड ड्राइव्स अवर डिसीजन मेकिंग। सो इसलिए हमारा एक काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। वो प्रॉब्ली वारंट्स अ डिटेल डिस्कशन, बट इसका जो मेन मुद्दा है इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, आपने अभी कंजम्पशन में ज्वेलरी का जिक्र किया था, मैं भूल गई, अब पूछना चाहती हूँ, मैं गोल्ड पर भी आपकी एक राय लेना चाहती हूँ। किस तरीके का स्टेलर परफॉर्मेंस गोल्ड की रही है, और काफ़ी अच्छा पैसा बना है गोल्ड इन्वेस्टर्स का। क्या आउटलुक है यहाँ से आगे जाते हुए, या फॉर दैट मैटर अगले साल के लिए? जी देखिए, गोल्ड, आई एम इक्विटी इन्वेस्टर, तो मेरे हिसाब से मैं आपके दर्शकों के लिए यही बोलना चाहूंगा कि 1 साल का अगर आप छूट दे दें, थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें, तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखिएगा तो एक चीज तो बहुत तय है कि पिछले 5 साल के कंपैरिजन में अगले 5 साल ज्यादा इन्फ्लेशनरी होने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हम इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हम लोग रहने वाले हैं, उसमें 2 तरीके के एसेट क्लास काफी बेहतर करते हैं। एक है इक्विटीज, जब चीजें अच्छी चल रही हों तब अर्निंग्स ग्रोथ इज द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज, तो इसलिए इक्विटीज में एक अच्छे जगह ओवरवेट होना चाहिए। और दूसरा है गोल्ड, जब चीजें ठीक ना हो रही हो, जियोपॉलिटिक्स कंसर्न्स आ जाते हैं या फिर अर्निंग्स नहीं आ रहे हो, उस माहौल में गोल्ड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर माना गया है। तो ये 2 एसेट क्लासेस में मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरली थोड़ा वेटेज बना के रखना चाहिए, बट ये मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, एज अपोज टू नियर टर्म एनी रिकमेंडेशन। हम्म अच्छा, एक चीज़ और मिस्टर भट्टाचार्य, मैं ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रही हूँ, आगे कैसा मोमेंटम रहेगा, अर्निंग ग्रोथ कैसी रहेगी, उन सब मुद्दों पर तो चर्चा हुई, लेकिन ग्लोबली भी बहुत कुछ हो रहा है। ट्रम्प की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, कच्चे तेल का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमने एक्सपर्ट आते हुए देखा है। चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। फिलहाल इन सभी फैक्टर्स के बीच में कोई रिस्क इंडियन मार्केट्स के लिए दिख रहा है क्या, जो रिस्क पोज कर सकता है आगे जाते हुए? जी, तो इसमें मेरे ख्याल में दो चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिस्क है, वो इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है मार्केट्स के लिए।
और डिपेंड करता है वो कैसे इवॉल्व हो, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। एक है जनवरी में जब ट्रंप ऑफिस संभालते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज रहेगी टैरिफ्स के मुताबिक, ग्लोबल ट्रेड के मुताबिक, और कौन से सेक्टर्स को या कौन से कंट्रीज को वो रिलेटिवली अपना एलाइज मानेंगे, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होगा। इस पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली इम्पैक्ट करेंसी पे पड़ सकता है, जिसका इम्पैक्ट काफी सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से पड़ेगा। और दूसरा जिसका दूसरा एरिया जो मैं क्या बोलते हैं ध्यान रखना चाहूंगा वो है कि ये जो इन्फ्लेशन जो कि हम मान के चल रहे हैं कि आगे चल के कम होगा और कम होने के आसार भी हैं, वो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है कि अगर वो कम ना हो तो ये दो रिस्क जो है इंडियन मार्केट्स के लिए वो मेरे ख्याल से अभी भी बनी पड़ी है और उसमें ध्यान बनाए रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को आगे इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट करने का सही मंत्र इस करंट मार्केट में एक एसटीपी मोड से है कि अगर 3 से 6 महीने का एक एसटीपी करें जो कि पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए किया जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतर हो। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर भट्टाचार्य आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और ना ही सिर्फ एडलवाइज मिड कैप फंड के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए बल्कि मार्केट्स पर भी मीनिंगफुल इंसाइट्स देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कैसी मार्केट ट्रैजेक्टरी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रह सकती है और कौन से सेक्टर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।